हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 10 जो है वेक्टर अलजेब्रा वो स्टार्ट किया है और उम्मीद करता हूँ कि जो इसकी सबसे फर्स्ट वीडियो है, मतलब इसकी जो इंट्रोडक्शन है जिस पे मैंने बहुत से एफर्ट्स लगाए हैं, आपने वो देखी होगी। देखो उसमें मैंने आपको क्या बताया मेनली। देखो ये बिल्कुल एक नया टॉपिक है हमारे लिए, तो सब जब भी कोई बिल्कुल नया टॉपिक होता है तो हमें उसके बारे में समझना होता है कि किसको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें उसके नेम पता होने चाहिए, तभी तो हम उसकी बात कर सकेंगे। जैसे मैंने बताया कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पोजीशन वेक्टर, इसको हम स्पेस में इमेजिन कैसे करते हैं। वो मैंने आपको पता है, मैंने काफ़ी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं आपको वो इमेजिन करवाने के लिए कि स्पेस में कोई पॉइंट किस तरह से होता है। डायरेक्शन को साइंस, जिस तरह से नॉर्मल लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल या वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, तो वैसे ही जो स्पेस में लाइन है वो भी एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। तो उसके लिए डायरेक्शन को साइंस हैं, डायरेक्शन रेशियोज, फ्री वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, ये सारा कुछ हमने बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा है। और मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि मैं फर्स्ट जो हमारी वीडियो उसमें इंट्रोडक्शन इस तरह से दूं कि आपको उसके बाद कोई भी दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल्स हमने कर ली थी इस एक्सरसाइज की। अब आज की वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमने बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो मैं वैसे ही आपको आपकी थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं कहूँ कि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन आए, बट हाँ ये एक्सरसाइज क्यों है एनसीईआरटी में, इसको कोई यूज़ तो होना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे तभी आप 10.2 कर पाओगे। देखो अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल जाता है तो उसको पहले पता क्या सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, वो सिर्फ यही सीखता है और ये हमारे लिए बहुत ईजी है, बट उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है। बट जब वो ये सीख लेता है फिर उसको कर्व्स वाली लाइन वो बताते हैं कि इस तरह से कर्व्स होती हैं, और फिर धीरे धीरे उसको ए बी सी लिखना सिखाते हैं। अब अगर कोई कहे कि ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ये वाले स्टैंडिंग स्लीपिंग, नहीं। ABC आएगी, यस। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को करने से पहले आपको उसका बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेसिक हमने सीख लिया, अब उसके क्वेश्चंस करके हम बेसिक को और भी अच्छे से अपने मन में पक्का कर लेते हैं कि यस ये सब कुछ हमें आता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर आपने बेसिक एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो फर्स्ट एग्जाम्पल यही है। सबसे पहले जो डायरेक्शंस हैं वो बना लेते हैं। अब देखो ये आपका डायरेक्शन का सिस्टम है, ये हमारी जो होते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, आप अगर आप भूल भी जाओ, आप याद रखना, आप यहाँ पर खड़े हो, आपके सामने हमेशा नॉर्थ होगा, राइट में ईस्ट, सामने नॉर्थ, राइट में ईस्ट, बस ये याद कर लो। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है। अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ एक प्लेस से दूसरी जगह पर आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फिजिक्स का वर्ड है, बट मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब क्योंकि हमें 40 किलोमीटर को यहाँ पर दिखाना है, तो हमें, आपको पता, हमने जब कोई मैप्स बनाने होते थे लोअर क्लासेस में, तो हम एक स्केल लिखते थे कि स्केल जैसे हमारा यहाँ पर स्केल क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्केल होगा लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। विथ 40 किलोमीटर मैं यहाँ पर शो तो नहीं कर सकता ओरिजिनल, तो अगर, तो विच एम्प्लाइज 10 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के। तो 40 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 40/10 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन बना दूँ तो ये हमारी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब हमें नॉर्थ का ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट मतलब 30 डिग्री, ये वाला हमें एंगल दिया गया है। ईस्ट की तरफ 30 डिग्री हमें कितना जाना है, 4 सेंटीमीटर। वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो मैं एंगल बनाने वाला था तो मेरे मन में एक बात आई कि आपको बता दूँ। देखो अगर हम इसकी हेल्प से अगर हम एंगल बनाएं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 30 डिग्री एंगल यहाँ पर बना देते हैं ऐसे करके, ये गलत है। नॉर्थ से हमें ईस्ट की तरफ 30 डिग्री जाना है, नॉर्थ से हमें ईस्ट की तरफ 30 डिग्री जाना है। मतलब ये अगर 0 है तो ये 10 हो गया, ये 20, ये 30। तो हमें जो एंगल है वो यहाँ पर बनाना है। ठीक है, वो मैं बना के दिखा देता हूँ।
तो अब देखो यहाँ पर मैंने मतलब कि वो डिस्प्लेसमेंट आपको बना के दिखा दी। हम नॉर्थ से ईस्ट में 30 डिग्री गए हैं और ये कितनी है आप लिख दो 4 सेंटीमीटर मतलब 40 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेक्टर है, अब वेक्टर कैसे बन गया, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है कि कितनी डायरेक्शन में गए हैं, तो इसलिए ये वेक्टर है। अब देखो फिर से आपको बता देता हूँ, अब इसको करवाने में मुझे टाइम लग गया, बट अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप 2 मिनट में कर दोगे। बट आप ये नहीं बोल सकते कि सर आप अभी 2 मिनट में कर दो, फिर तो समझाना नहीं हुआ, फिर जस्ट सोल्यूशन देना हुआ, और वो मेरा मोटिव नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन देना भी है, बट उसको एक तरीके से देना है कि आप उस जैसे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी है, जिस तरह से हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 थी। अब इसको आप ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है। कुछ टॉपिक्स, कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि नॉन साइंस स्टूडेंट्स ने ना पढ़े हों। अब मैं आपको यहाँ पर यही सजेशन दूंगा कि इसकी आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये कोई इतना कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको लगे कि इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। आप इसको जस्ट वैसे ही याद कर सकते हो। जस्ट आपके लिए बता रहा हूँ, नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए। आप ये मत सोचना कि हम आगे जाके फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम मैथ्स ही पढ़ेंगे। तो ये जस्ट टर्मिनोलॉजी है कि इसको हम वेक्टर या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, तो आपको सिखाने के लिए है। अब 10 kg, अब कुछ बच्चे इसको वेट बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये वेट नहीं है, एक्चुअल में ये है मास। मास एक फिजिक्स क्वांटिटी है। अब आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। देखो जो मास होता है ना, देखो हमारा जो वेट है वो आपको इतना तो पता होगा ना कि जो हमारा वेट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो अर्थ पे और मून पे तभी हमारे वेट में डिफरेंस है। तो जो मास होता है, मास क्या होता है, मैटर इन अ फिजिकल बॉडी। मतलब आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है। मास जो होता है वो वेट के जैसा ही होता है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो मतलब ये स्केलर है। अब यहाँ पर लिखा गया है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। मतलब हम 2 मीटर गए नॉर्थ वेस्ट में, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। और डिस्प्लेसमेंट आप सभी को पता है क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अब 40 डिग्री, अब 40 डिग्री आपको पता है ये क्या है, 40 डिग्री आपको पता है ये क्या है, एंगल। नाम लिखना जरूरी नहीं है, नाम तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ आपके लिए। एंगल क्या होता है, एंगल की कोई डायरेक्शन तो नहीं होती है, बस एंगल यही होता है कि इतना एंगल बनाना है, इतना एंगल बनाना है। तो ये क्या हो गया, स्केलर। 40 वाट, अब ये किसके यूनिट्स हैं, कुछ बच्चों को पता होंगे, पावर के। वाट, जैसे अगर आप आपके घर में कोई मीटर वगैरह, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर वाट वगैरह लिखा होता है। तो पावर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब सेम वे से कूलम, अब बहुत से नॉन साइंस स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, कूलम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, चार्ज। तो चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसको हम बोल सकते हैं स्केलर। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस जस्ट अब याद रख लो कि कूलम का मतलब क्या होता है, चार्ज, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वाट का मतलब पावर। अब सेम वे से ये, अब ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है इस तरह से, एक्सेलरेशन की dv/dt, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। बहुत देखो, इसकी ज़्यादा टेंशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ नॉन साइंस स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टेंशन ले लेते हैं कि ये क्या हम पढ़ रहे हैं। तो ये जस्ट यहाँ पर है 10.1 में, 10.1 के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मास के यूनिट्स आप याद कर लेना। ये तो पता ही है एंगल का, ये कूलम मतलब चार्ज का है, वॉट मतलब पावर का, ये किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पर हमें यूनिट्स दिए गए थे, यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोई टर्म बता दी गई है। जैसे यहाँ पर टर्म दी गई टाइम पीरियड।
अब टाइम जो होता है आपको पता है टाइम कितना हुआ है, 8 PM, 9 PM, 10 PM, कुछ भी बोल सकते हो, उसमें डायरेक्शन तो नहीं होती है। तो ये क्या है हमारा स्केलर। अब उसके बाद है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मैंने आपको पहले भी बताया था जब बेसिक्स वाली वीडियो थी, हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, ए से लेके बी तक गए हैं, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, मान लो 50 किलोमीटर। इसमें डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है, हमने 50 किलोमीटर इस तरह से भी डिस्टेंस कर सकते हैं सी से लेकर डी तक, तो इसमें डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, डिस्टेंस डिस्टेंस होता है। तो ये स्केलर है। अब उसके बाद फोर्स। अब अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ बच्चे इस बॉक्स को पुश कर दो, मतलब फोर्स लगा के पुश कर दो। तो आपने बोला था कि सर कितना पुश करना है और किस डायरेक्शन में पुश करना है। तो आपको पता ही है, अगर मुझे किसी चीज़ को धक्का देना है तो कितना धक्का देना है और किस डायरेक्शन में देना है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। अब वेलोसिटी जो है मैंने को इसको देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस था तो ये डिस्प्लेसमेंट है कि ए से लेके बी तक हम गए हैं, इतना ही हमारा पॉइंट चेंज हुआ है। अब सेम वे से स्पीड क्या होती है कि इस डायरेक्शन में हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए और हमने 1 घंटे में पहुँच गए, तो मतलब 50 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो गई। अब वेलोसिटी क्या होती है कि हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी स्पीड से गए हैं, तो उसमें डायरेक्शन मैटर करती है और कितनी मैग्नीट्यूड तो होता ही है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आप याद रखोगे, सब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। अब नेक्स्ट है वर्क डन। अब वर्क किया मैंने मान लो आपको पढ़ाया, मैंने काम किया, आपने पढ़ा, आपने भी काम किया है। कोई और बंदा है, कोई वो काम कर रहा है, दुकान पे काम कर रहा है, तो वो भी काम कर रहा है, उसमें डायरेक्शन तो कोई नहीं है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हमें इसको क्रैम करना है कि ये कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं। ये भी एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा है, आपको जस्ट डेफिनेशंस आनी चाहिए। इन फिगर स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर से होगा क्या कि सभी जो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे, ठीक है। अगर मैं अपनी तरफ से बनाना चाहूँ तो ये बना सकता हूँ कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम, मतलब सभी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होंगे। अब वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो को इनिशियल। अब देखो जो को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, को इनिशियल, को मतलब सेम इनिशियल पॉइंट, अब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। देखो यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, ये दोनों यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ से और डी भी यहाँ से। तो यानी कि ए और डी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब कुछ बुक्स में, जैसे मेरी बुक में ना ए और बी लिखा गया है, वो मिस प्रिंट है एनसीईआरटी में। तो ए और डी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। अब जो मैंने आपको बोला है वो जस्ट आपके नोट्स के लिए यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो भी मैंने आपको बोला जस्ट आपको लिख के दिखा दिया आपके नोट्स के लिए, ताकि आप जब भी अपने नोट्स खोलो आपको पता हो कि इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन थी। तो ए और डी का सेम इनिशियल पॉइंट है, तो इसलिए वो क्या है, को इनिशियल। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स की। अगर आप इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन देखो तो वो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अब ए इस डायरेक्शन में है, सी इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड चाहे चारों का सेम है तो मतलब ये इक्वल वेक्टर्स तो नहीं हो सकते। सेम वे से बी इस डायरेक्शन में, डी इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो बी और डी क्या है, इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो अब देखो वही लिख के दिखा दिया आपके नोट्स के लिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो हमें ए और सी को देखना है। देखो ए और बी अगर देखें इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, बी और सी अलग अलग है, सी और डी अलग अलग है, डी और ए अलग अलग है। तो ए और सी का देखा, ए इधर को है, सी इधर को, ये भी इक्वल नहीं है। बी इधर है, डी इधर है, मतलब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये क्या है, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो सबसे पहले कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज मत होना। पैरेलल, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं इस तरह से, ठीक है, तो मैंने आपको फ्री वेक्टर का कंसेप्ट समझाया था कि इसको उठा के मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स ही बन जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। अब देखो यहाँ पर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ए और सी आपस में पैरेलल, बी और डी आपस में पैरेलल है, दोनों पैरेलल है ना, बट ये इक्वल भी हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, बट ये इक्वल भी हैं। उन्होंने कहा ये इक्वल ना हो। अब ए और सी भी आपस में पैरेलल हैं और ये आपस में इक्वल भी नहीं है, यहाँ पर हमने प्रूव किया था, तो इसलिए हम ये यहाँ पर ये लिख सकते हैं, तो वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जो मैंने आपको बोला वही लिख के दिखा दिया कि बी और डी ये कोलिनियर है क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसको मैं उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ, देखो
ये डी है, ये बी है, तो बी को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये कोलिनियर हो गए, बट ये आपस में इक्वल भी हैं, आपको पता है सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ए और सी भी आपस में क्या है, पैरेलल, तो वो भी कोलिनियर है, बट वो आपस में इक्वल नहीं है, डायरेक्शन नहीं सेम, तो इसलिए ए और सी क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये सब कुछ इजी है क्योंकि हमें डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है कि आपने बेसिक्स को कितने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। अब देखो, आपको पता है हमने ये सीखा था कि मान लो ये ए वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसी वेक्टर का मैं अपोजिट लिख दूं इस तरह से, तो ये क्या है, माइनस है, इसकी डायरेक्शन उल्टी होगी ना, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये कोलिनियर ही है। आप देख लो ये पैरेलल होंगे, अगर आप यहाँ पर भी बना दोगे तो भी ये क्या है, कोलिनियर। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। अब देखो जस्ट आपको लिख के दिखा दिया कि ए और माइनस ए कोलिनियर है, क्योंकि ये ट्रू है, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन क्या होगी इनकी, अपोजिट, एंड आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर कोलिनियर। आप कहीं पर भी ले लो, मैंने को बताया ना, आप ए वेक्टर ये है, ये माइनस ए है, ये भी माइनस ए है, ठीक है, ये भी माइनस ए, कहीं पर भी ले लो, इसको उठा के आप यहाँ पर रखोगे तो ये हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, देखो ये कोलिनियर क्यों होंगे, क्योंकि देखो कोलिनियर कौन से अगर कोई दो वेक्टर्स लूँ ये कोलिनियर नहीं हो सकते, बट इसकी डायरेक्शन हमेशा इसकी ऑपोजिट होगी, तो ये हमेशा एक ही लाइन में बनेंगे, तो ये कोलिनियर है। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सबसे पहले लिख देता हूँ, फिर इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब देखो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर दो वेक्टर्स है, दोनों पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर है। दो वेक्टर्स हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है बट पैरेलल है, मतलब कोलिनियर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बना कि टू कोलिनियर वेक्टर्स मे और मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड। उनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। देखो मैं आपको सीधे आंसर भी बता सकता हूँ, ये एक्सप्लेन आपके नोट्स के लिए है कि जब भी आप नोट्स पढ़ोगे, आप वीडियो तुरंत दोबारा से देखोगे कि वीडियो देखनी पड़ेगी सर की, आप अपने नोट्स देखोगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पर सर ने क्या एक्सप्लेन किया था। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये भी वैसा सा ही क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो बात घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे पिछले में था, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट पेज पे करके दिखा दिया। अब ये भी आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर लिखा गया टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, मैंने ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स ले लिए, ठीक है, सिंस बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। अब आप मेरे को बताओ क्या ये पैरेलल हैं, नहीं। तो अगर ये पैरेलल नहीं है, देयरफॉर नॉट कोलिनियर। देखो फ्री वेक्टर्स का कंसेप्ट याद करो, देखो ये दो वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल है आपस में, ये ए ये बी, इसको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अगर कोई वेक्टर सी ऐसा है, इसको मैं उठा के इसी डायरेक्शन में रख पाऊंगा, यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, बट ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसको मैं उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, बट ये कभी पैरेलल नहीं होंगे, मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है कि टू वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये क्या है, फॉल्स। देखो ऐसे क्वेश्चंस करने से ना क्या होता है कि आपका जो मतलब कि माइंड सेटअप है ना, बहुत मतलब कि टॉपिक को और भी अच्छे से समझता है। जो बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तब इससे पता लगता है कि हमने टॉपिक को कितनी अच्छे से पढ़ा है। अब देखो आज की वीडियो का हमारा लास्ट पार्ट है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब इसको पहले मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो ये हमारी लास्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऐसा केस, देखो अगर मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दूँ ना, ये वाला पार्ट, तो आपको लगेगा कि सर एक केस में तो ये भी हो रहा है, तो ये ट्रू हो भी सकता है, इसलिए आपको दोनों केस बता रहा हूँ। अब यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है, ए और बी पैरेलल भी है तो कोलिनियर है। सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल। अब यहाँ पर सी एंड डी पैरेलल है, मतलब कोलिनियर है। अब सेम मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पर वही लिखा गया कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब यहाँ मैंने दोनों केस लिए हैं, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड है बट इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट इक्वल। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है,
फॉल्स। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब आप खुद देखो, हम एक एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में और अराउंड 20 मिनट की या 20 या 25 मिनट की वीडियो में ही खत्म कर रहे हैं। और कई बार अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को देखो तो एक वीडियो में कम से कम आधा घंटा कई बार एक क्वेश्चन को भी लग जाता है। अब यहाँ पर हम 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो वही कहना चाह रहा हूँ, बेसिक्स में हमें टाइम लगा, बट इसकी जो एक्सरसाइजेज है उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चैप्टर जो है ये आपके सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स में से एक होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 का जो बेसिक पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे और वो बहुत अच्छी वीडियो होगी। और उसमें हम एक्चुअल में जो भी हमने 10.1 में सीखा है ना, वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वीडियो होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।